उसमें 3 लेक्चर लगा लिए हैं। आज अपना लास्ट लेक्चर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो आपके सिलेबस में इनऑर्गेनिक का है। स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है वो है बैलेंस मोड थ्योरी। बैलेंस मोड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए लगभग 3 थ्योरीज आई थी। जो आपके सिलेबस में इस बार है वो है बैलेंस मोड थ्योरी। इसके अलावा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी है, लिगेंड फील्ड थ्योरी भी है, वो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगी। जो इस सेमेस्टर की आपके सिलेबस के अंदर है वो है बैलेंस मोड थ्योरी। जो मेन एजम्पशंस हैं इस थ्योरी की, जो मेन एजम्पशंस हैं इस थ्योरी के, वो मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हर एक मेटल के पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल है, हर एक मेटल के पास खाली ऑर्बिटल होते हैं जितने उसके पास लिगेंड अटैच होंगे। मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर किसी मेटल का 4 है तो उस मेटल के पास 4 एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे। अगर किसी मेटल के पास 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं, अगर किसी मेटल के ऊपर 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं तो जो ऑर्बिटल होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे मेटल के पास, वो 6 होंगे। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मेटल का उतने ही उसके पास एम्प्टी क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे। तो क्या होंगे? इक्वल नंबर बोलते हैं आपको, इक्वल नंबर्स ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, या फिर द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल is equal to coordination number of metal, जितना मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो मेटल के पास ऑर्बिटल्स हैं, अब मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट की है, ठीक है, तो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में। अब जो जितने भी ऑर्बिटल बॉन्डिंग के अंदर यूज होंगे, मान लो s p d, तो तीनों के तीनों ऑर्बिटल मिलके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उन सब की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, मीन्स इक्वली मिक्सिंग होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ ऑर्बिटल द s p एंड d ऑर्बिटल ऑफ मेटल आर फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल मीन्स जितने भी मेटल के पास s p और d के एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे सारे क्या होंगे? इंटरमिक्स होंगे और क्या फॉर्म कर देंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर देंगे। और यही जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं यह क्या करते हैं? लिगेंड से अटैच होते हैं। लिगेंड इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर क्या करता है? अपना लोन पेयर है वो मेटल को देता है, डोनेट करता है। जो थर्ड पॉइंट है, जो मेटल है ट्रांजिशन मेटल है वो अपने इनर के डी ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग के अंदर यूज कर सकती है और आउटर के डी ऑर्बिटल भी यूज कर सकती है। मींस अगर वो n-1 d, मींस अगर इनर की साइड का डी ऑर्बिटल यूज कर रही है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी। अगर मान लो मेटल Nd मींस आउटर जो डी ऑर्बिटल है वो यूज कर रही है बॉन्डिंग के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। जो फोर्थ पॉइंट है इस थ्योरी का वो ये है कि जितने भी लिगेंड होंगे, ईच लिगेंड डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेटल एंड फॉर्म ए कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड। कि जो लिगेंड है वो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा। क्या फॉर्म करेगा? कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा और इस बॉन्ड को क्या नाम दीजिएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कॉल्ड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या दे दीजिएगा? उसको नेम दे दीजिएगा। तो ये क्या है? ये मेन एजम्पशंस है इस थ्योरी की। इस थ्योरी ने जो हमें बताया था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में,
अब एग्जांपल लेते हैं और इस थ्योरी को जितने भी एग्जांपल हम पढ़ेंगे इस थ्योरी की हेल्प से पढ़ेंगे। ये थ्योरी बेसिकली किस पॉइंट पे वर्क करती है, इस थ्योरी से ये देखा था कि इस थ्योरी ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर कर लिया। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है उस मैटर के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मेरे को अनपेड इलेक्ट्रॉन का पता चल जाए तो मैं उसकी ज्योमेट्री भी बता सकता हूँ कि उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी। तो इस थ्योरी ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मोमेंट देखी थी, उसके बेसिस पे उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को, स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया है। तो हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जो पहला एग्जांपल है वो है क्रोमियम का। क्रोमियम अमोनिया के 6 लिगैंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज। तो इस कॉम्प्लेक्स को हमें स्टडी करना है यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसकी स्ट्रक्चर्स कैसे स्टडी की थी। तो उसने क्या किया, पहले इसका एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मोमेंट को देखा गया था, उसके बाद इसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया गया था। तो पहले हम देखते हैं इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। एक बात आप सारे नोट कर लें कि जो डी और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनकी जो पहली सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, वो तो लगभग सभी को याद ही हो, फिर भी मैं लिख ही रहा हूँ। स्टैंडर्ड टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये सारी की सारी सीरीज क्या मुझे याद होनी थी, 21, 22, 23 एंड 24। मीन्स क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 24 है। अगर इसका 24 एटॉमिक नंबर है, जो इसका एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 24, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d4 एंड 4s2, 3d4 एंड 4s2। अब इस पे चार्ज निकालना है, मेटल के ऊपर चार्ज कितना आएगा। तो चार्ज भी मैंने बताया हुआ है कि मेटल के ऊपर कोई x मान लेते हैं, चार्ज है। अमोनिया का चार्ज 0, 0 × 6, कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज इक्वल टू +3, देन x + 0 इज इक्वल टू +3, देन x इज इक्वल टू, मीन्स मेटल के ऊपर चार्ज कितना आया, +3। तो क्रोमियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d3। तो लिखते हैं एक बार इसको, 1 2 1 2 3 4 5। ये कौन सा अपना पड़ गया, डी ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद 4s, उसके बाद 4। अब 6 लिगेंड अटैच है, तो 6 के 6 लिगेंड क्या करेंगे, अपना लोन पे डोनेट करेंगे मेटल को एम्प्टी ऑर्बिटल में, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। तो मेटल के देखो कितने ऑर्बिटल एम्प्टी पड़े हैं, 2 तो डी के पड़े हैं, 2 तो क्या पड़े हैं, डी के पड़े हैं। तो 2 लिगेंड तो यहाँ लोन पर दे सकते हैं, मीन्स क्या बन जाएगा, D2। एक दे सकते हैं S के अंदर, तो क्या बन जाएगा S, और 3 किसके अंदर दे सकते हैं, P के अंदर दे सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा D2sp3। और जब इसके एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मोमेंट नोट की गई थी, देखी गई थी, तो उसके हिसाब से भी इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन आए थे, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो आए थे वो कितने थे, 3 थे। और हमने जो इसकी ज्योमेट्री को स्टडी किया उसके हिसाब से हम कितने आए अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 हैं। मींस इसकी मैग्नेटिक मोमेंट्स के बेस पे जो वैलेंस बॉन्ड हमने ज्योमेट्री बताई थी, स्ट्रक्चर बताई थी, एक्सप्लेन किया था, बॉन्डिंग को बिल्कुल सही किया था कि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक्सपेरिमेंटली भी 3 ही थे। और क्या बनेगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट D2sp3, और ज्योमेट्री क्या बन जाएगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। बस आपको ये बात याद रखनी है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसने सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट ही कैलकुलेट की थी एक्सपेरिमेंटली, और उसके बाद किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को, स्ट्रक्चर्स को उसने एक्सप्लेन किया। उसका अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। सेकंड एग्जांपल, उसकी बॉन्डिंग को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो सेकंड एग्जांपल है वो है कोबाल्ट। मेटल यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट ही है।
24, 25, 26 एंड 27, यानी कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है 27 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कोबाल्ट की 3d7 4s2। चार्ज कितना होगा निकालना आपको, मेटल के ऊपर चार्ज +3 आएगा तो कितनी बच जाएगी 3d6। तो इसको ऐसे ही ऑर्बिटल्स में फिल कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये कितना बन गया 3d6। उसके बाद 4s एनर्जी, उसके बाद 4p भी ऊपर ही हो जाएगा। अगर आप इसको D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करनी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है बाहर के जो दो ऑर्बिटल हैं d के ऑपोजिट साइड के, उन दोनों को अंदर वाले इन d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करनी पड़ेगी पेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 1 2, इन्होंने पेयरिंग की, एक यहाँ ये और एक यहाँ पेयर बन गया। अब ये दो क्या हो चुके इम्पटी, एक s का इम्पटी और एक p का, सॉरी 3 p के इम्पटी ऑर्बिटल। तो लिगेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं अपने दोनों पेयर्स को क्या करते हैं डोनेट कर देंगे, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बनेगी वो क्या बनेगी 4p एंड ये क्या है 4s, ये क्या है 3d6। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बन जाएगी D+p3, 2 d के एक s का और 3 p के। तो मैग्नेटिक मोमेंट जब इसकी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई थी तो ये क्या है डायमैग्नेटिक, और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने इसकी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर को स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग भी क्या है ये डायमैग्नेटिक। तो मींस जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाली गई थी यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो बिल्कुल सही थी D2sp3। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि जो कोबाल्ट +3 है वो क्या होगा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस को क्या करेगा फॉर्म करेगा। लेकिन ये क्या था, ये सबके लिए सही नहीं है। कुछ एक लिगेंड्स के लिए जब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा तो क्या होगा ये रॉन्ग होगा, और ये क्या होगा डायमैग्नेटिक ना होकर किस कैरेक्टर को शो करेगा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करेगा। तो इस तरह का एग्जांपल आप स्टडी करते हैं। चार्ज निकालना मेटल के ऊपर +3 ही आएगा क्योंकि F नेगेटिव -1 -1 into 6 -6 x -6 is equal to -3 x is equal to +3 मींस मेटल के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा। वही इस आयन की ऑर्बिटल्स बनाते हैं d 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 4s और ये क्या है 4p, ये 4s और ये 3d। अभी देखो हमने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इसको स्टडी किया था, हमने देखा था कि इन्होंने पेयरिंग कर दी थी। ठीक है, क्यों पेयरिंग कर दी थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये जो कंपाउंड था ये क्या था डायमैग्नेटिक था। ठीक है, तो पेयरिंग करवा के इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे इस कंपाउंड की बनी थी वो थी D+p3 और ये क्या बना था डायमैग्नेटिक बना था। तो इस बेस मैंने ये कहा कि जो कोबाल्ट +3 के जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो क्या होंगे डायमैग्नेटिक। बट इस कॉम्प्लेक्स को जब इसके मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेरिमेंटली निकाली थी तो ये डायमैग्नेटिक ना आती, क्या है पैरामैग्नेटिक आती है। पैरामैग्नेटिक इसका क्या है करेक्टर है। मींस क्या था, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिस तरीके से इसको कंपाउंड एक्सप्लेन कर रही थी उस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसमें क्या थी, इसके अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कुछ ना कुछ करेक्शन करनी थी। तो इसने क्या माना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये माना कि यहाँ पे इस कंपाउंड में जो कोबाल्ट का और जो लिगेंड फ्लोरीन उसका जो बॉन्ड है वो क्या होगा आयनिक होगा, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मींस कोवलेंट बॉन्ड होता तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता फिर तो इसी की तरह लोन पे डोनेट होता और यहाँ पेयरिंग होती और क्या होता ये डायमैग्नेटिक बनता। जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स था ये क्या होता डायमैग्नेटिक, इसकी तरह ऊपर वाले की तरह। बट ऐसा नहीं था क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब किया तो ये तो एक्सपेरिमेंट तो क्या बता रहा था पैरामैग्नेटिक बता रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये माना कि कोबाल्ट और मेटल के बीच में बॉन्ड कैसा है आयनिक है। तो आयनिक बॉन्ड है फिर तो ये पेयरिंग होगी, जो बॉन्ड बनेगा आयनिक बनेगा
तो फिर तो लोन पर डोनेट करेगा ही नहीं, ठीक है। मींस ये ऐसा पड़े रहेंगे और मेटल जो सभी लिगेंड्स लगे हैं वो यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बनेगी वो क्या बनेगी, sp3d2 ये बनेगी, क्योंकि s का ये यूज हो गया, 3p ये यूज हो गया और आगे जो d ऑर्बिटल आएगा 4d ऑर्बिटल वो यूज हो जाएगा। तो क्या बनेगी sp और 2d के ऐसे बनेगी फिर तो। बट ये तो क्या था, फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोबाल्ट के साथ मान लिया आयनिक बॉन्डिंग करता है। बट अगर मान लो यहाँ वाटर होगा तो वाटर के साथ में तो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस हैं कि कोबाल्ट वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स लिगेंड्स के बॉटम ऑफ दिस 6 मॉलिक्यूल्स 319 चार्ज, ये भी तो क्या था पैरामैग्नेटिक था। पर वाटर तो क्या होता है इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, मींस यहाँ तो आयनिक बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। मींस जो हमारा आयनिक बॉन्डिंग का कांसेप्ट हमने यहाँ लगाया था वो क्या था, गलत था, कि यहाँ पे हम आयनिक बॉन्ड की हेल्प से इसके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो चलो मान लिया यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड आयनिक हो गया होगा, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में वाटर क्या इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है। तो मींस यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, आयनिक नहीं होगी। तो इस केस में वाटर के केस में तो आयनिक तो वाला तो फेल हो गया, मींस हम इस बॉन्ड को क्या नहीं मान सकते, आयनिक नहीं मान सकते। इसके बाद हगिंस ने, साइंटिस्ट हगिंस ने जिसको स्टडी किया था उसने बताया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, अभी तक आपने 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़े, इससे पहले टोनियम का, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, इनको पेयरिंग करवा दी, जैसे इसमें तो इसको कोबाल्ट वाले में जब अमोनिया के मॉलिक्यूल उसमें तो पेयरिंग करवा दी थी। क्रोमियम का आया था तो उसमें से पहले ही खाली पड़े थे, ठीक है, इनर डी ऑर्बिटल यूज कर रहे थे। लेकिन हगिंस ने इसको जब स्टडी किया उसने बताया कि हम इनर ही नहीं यूज कर सकते, आउटर ऑर्बिटल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हगिंस ने क्या किया, एक s का यूज किया 3p के और 2 आउटसाइड के जो d ऑर्बिटल है, आउटर d ऑर्बिटल है, उनका यूज करके जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बनाई वो क्या बनाई, sp3d2। और यहाँ क्या बन रही थी, d2sp3। मींस अब मैं ये कह सकता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो 3d ऑर्बिटल था, या फिर मैं ये कहता हूँ n-1d ऑर्बिटल था जो इनर ऑर्बिटल था, उसके साथ साथ nd या फिर 4d ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल भी क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। तो इस तरह हगिंस ने क्या किया था, इसकी ज्योमेट्री को, इसकी स्ट्रक्चर्स को क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। तो हगिंस के अकॉर्डिंग इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हुई वो थी sp3 and d2, और एक्सपेरिमेंटली हमने देखा था ये पैरामैग्नेटिक है, तो यहाँ पे अनफोल्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो ये क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो इस तरह से क्या किया था हगिंस ने, इसकी स्ट्रक्चर्स को क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया। तो मींस यहाँ से हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आया, हमारे पास यहाँ से कॉन्सेप्ट आया आउटर ऑर्बिटल का और इनर ऑर्बिटल का। क्या कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, आउटर ऑर्बिटल का और इनर ऑर्बिटल का। तो मींस मैं ये कहता हूँ, पहले हम ऑर्बिटल बनाता हूँ। अभी जो मैंने पढ़ा पहले क्रोमियम का बनाया था, 1 2 3 4 5 3d 4s 4p एंड 4d। तो जब इनर के ऑर्बिटल n-1 है ना, क्योंकि n तो 4 है तो 3 क्या होगा, 4 से कम है तो क्या हो जाएगा n-1d ऑर्बिटल। तो जब इनर साइड के ऑर्बिटल यूज होंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे थे। अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था कोबाल्ट के ऊपर 6 अमोनिया के लिगेंड लगाए थे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे डी ऑर्बिटल के अंदर वो क्या करते थे, पेयरिंग कर रहे थे। मींस जो स्पिन हो रही थी वो कॉम्प्लेक्स की क्या हो रही थी, कम हो रही थी। मींस जब इनर n-1 डी ऑर्बिटल यूज होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, फॉर्म होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, फॉर्म होंगे। इसी तरह जब बाहर का, ये तो क्या था 4 से कम है, इसे n-1 डी ऑर्बिटल बोल दिया। जब बाहर का ऑर्बिटल, अभी जब हगिंस ने स्टडी किया था उसने क्या कहा था, बाहर का डी ऑर्बिटल भी यूज कर सकते हैं। तो मींस जब बाहर का डी ऑर्बिटल यूज होगा तो ये तो क्या है 4, ये भी क्या है 4, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा एंटी ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और यहाँ पे पेयरिंग तो हुई ही नहीं, ऐसा पड़े हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसा बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन तो स्पिन की हाफ पड़े रहेंगे, मींस क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएंगे, आउटर ऑर्बिटल में बन जाएंगे।
उसके बाद ये तो क्या था, अभी हमने जितने भी कंपाउंड पढ़े हैं ये हमने किसके पढ़े हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के पढ़े हैं। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कंपाउंड को स्टडी करते हैं यूजिंग बैलेंस मोड थ्योरी। तो जो पहला एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, एक और बात अभी देखो इसने बता दिया इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल। तो मीन्स क्या रहा था, जब F था फ्लोरीन था तब तो मैंने पेयरिंग नहीं करवाई, जब अमोनिया आया तब मैंने क्या करवाई थी, पहले पेयरिंग करवा दी थी। मीन्स क्या था, पेयरिंग हो रही थी और कुछ लिगेंड्स में पेयरिंग नहीं हो रही थी। तो जिन लिगेंड्स के अंदर पेयरिंग हो रही थी उन्हें तो क्या कह दिया अभी, जिन लिगेंड्स के अंदर क्या होती है पेयरिंग, पेयर बन रहे थे जिनके अंदर पेयरिंग हो रही थी उनको तो क्या नाम दे दिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का, ठीक है। जिनके अंदर पेयरिंग नहीं हो रही थी उनको क्या नाम दे दिया, वीक फील्ड लिगेंड का। और इसी बेसिस पे क्या फॉर्म कर दी थी, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर्म कर दी थी, वो आप खुद देख लेना, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर्म करती थी, आपको पता प्लस टू में पढ़ा होगा कि CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबसे आगे, उसके बाद आयोडीन आयन एक्टिव सबसे वीक लिगेंड है वो लास्ट में। तो ऑन द बेसिस हो कि किसके अंदर पेयरिंग हुई किसके अंदर नहीं हुई, उसके बेस पे क्या कर दिया, लिगेंड्स को डिफरेंशिएट कर दिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के अंदर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जांपल देखते हैं। जो पहला एग्जांपल है वो है निकल CN4 2 नेगेटिव। जो पहला एग्जांपल है ये है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, निकल की कितनी आएगी, निकालना करके +2 आएगी। एटॉमिक नंबर कितना है निकल का, 21 22 3 4 5 6 7 8 मीन्स यहाँ पे जो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 3d8 4s। अब बस तो चार्ज है तो s के चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या बचेगा, 3d8 मीन्स कैसे लिख सकता हूँ मैं, अब देखो 1 2 3 4 5, अब 8 इलेक्ट्रॉन है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है तो उसकी दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, एक तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पॉसिबल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पॉसिबल है, दूसरी जो उसकी ज्योमेट्री पॉसिबल है वो है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पॉसिबल है। टेट्राहेड्रल की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, sp3 होती है। स्क्वायर प्लेनर की क्या होती है, sp3 या तो ऐसे लिख लो sp2d या dsp2 होती है, क्या होती है dsp2, इसकी क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर। dsp2 क्या बनते हैं, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल की sp3, स्क्वायर प्लेनर की dsp2। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है और जो dsp2 है, sp3 बनेगी तो क्या रहेगा कॉम्प्लेक्स हमारा, हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स रहेगा। जब dsp2 बनेगी पेयरिंग होगी तब हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, लो स्पीड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। जब हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर की तरफ बढ़ेगा या डायमैग्नेटिक होगा। जब लो स्पिन हाई स्पिन बढ़ेगा तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे ना, और ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो मींस इसकी ज्योमेट्री की हमने लगभग सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दी है कि टेट्राहेड्रल है तो क्या होगा, sp3 होगा, स्क्वायर प्लेनर है तो dsp2 होगा, sp3 है तो मींस क्या है, हाई स्पिन होगा, हाई स्पिन है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे तो वो क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करेगा। स्क्वायर प्लेनर है, लो स्पिन है तो लो स्पिन है, पेयरिंग होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा हमारा, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इसको देखते हैं 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा s ऑर्बिटल 4s, ये हमारा 3d, ये हमारा 4। अब जब इस कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सपेरिमेंटली इस कॉम्प्लेक्स की जब मैग्नेटिक मोमेंट को नोट किया गया तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा आया था, डायमैग्नेटिक आया। मींस ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेड नहीं पड़े रहेंगे, ये क्या करेंगे, पेयरिंग कर जाएंगे, पेयरिंग कर जाएंगे। जब ये पेयरिंग कर जाएंगे ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिगेंड अपने लोड करके लिख सकता है CN
एक यहाँ भेज सकता है, दो यहाँ भेज सकता है। मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बनेगी, DsP2। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बनी, DsP2। ज्योमेट्री कैसी, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री DsP2 लो स्पिन नहीं हुआ ना, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगी नहीं है, क्या बनेगा, डायमैग्नेटिक, डी मींस डायमैग्नेटिक बन जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने NiCN4 टू नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ज इस कॉम्प्लेक्स को स्टडी करते हैं यूजिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या बनेगा, 29। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी कॉपर की क्या बनेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 89 4s2। यहाँ पे जो चार्ज निकालेंगे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, सॉरी मेटल के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा। तो मींस +2 आयंस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 389। तो लिखते हैं यहाँ कॉपर 2 + 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है 3D के अंदर। उसके बाद 4s एंड 4। अब मैं सारी पॉसिबिलिटीज लिखूंगा जिसके अंदर पॉसिबल है। देखो क्या पॉसिबल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन सकती है, और क्या बन सकती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन सकती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन सकती है। टेट्राहेड्रल बनेगी, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहेगी, sp3। स्क्वायर प्लेनर बनेगी तो dsp। sp3 रहेगी तो क्या रहेगा, ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, और dsp2 बनेगी तो डायमैग्नेटिक रहेगा। यूजिंग द एक्स-रे, जब इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को स्टडी किया गया तो पता चला इस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है वो क्या है, स्क्वायर प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री है, जब एक्सरे से इसकी ज्योमेट्री को स्टडी किया गया, कैसी है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, एक्सरे से जब इसको स्टडी किया गया स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर किया गया तो कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। और अभी हमने देखो क्या लिखा है, स्क्वायर प्लेनर है तो डायमैग्नेटिक होगा, मींस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। स्क्वायर प्लेनर तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, तो देखा गया पॉसिबिलिटी क्या है कि इसको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी रहे और ये क्या रहे, पैरामैग्नेटिक बन जाए। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एक्साइट होके कहाँ चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके 4d के अंदर चला, जो 4d आगे ऑर्बिटल है खाली पड़ा है, क्या चला जाए, यहाँ चला जाए इलेक्ट्रॉन। अब जब यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन तो ये एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, तो DsP2 यहाँ पे लिगेंड अपना लोन पेयर देगा, यहाँ पे देगा तो P में देगा, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अकॉर्डिंग स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन जाएगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया था, अनपेड पड़ा है, पैरामैग्नेटिक करैक्टर होगा, ठीक है। इनके दोनों को एक्सप्लेन कर रहा था, बट जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, इसकी एनर्जी कितनी हाई हो जाएगी कि इजीली एक्साइट हो जाएगा, ठीक है, मींस कॉपर 2 पॉजिटिव आसानी से कॉपर 3 पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा। बट जो कॉपर 3 पॉजिटिव आयन है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, मींस होते ही नहीं है। तो ये जो पॉसिबिलिटी थी या जो बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर 4d में चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन इस कॉम्प्लेक्स को नहीं कर पाई थी। फिर ये माना गया कि ऐसा ना होकर ये हो कि इलेक्ट्रॉन यहीं पड़ा है, लोन पेयर कैसे डोनेट हो, एक s के अंदर, ठीक है। पॉसिबिलिटीज मानी गई बाद में कि एक लोन पेयर s के अंदर आ जाए, 2 p के अंदर आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन वहीं पड़ा है तो यहाँ से फर्क कर देते हैं, और क्या हो, एक यहाँ पे लोन पेयर अमोनिया ने यहाँ दे दिया, 2 अमोनिया ने यहाँ दे दी, ठीक है, एक लोन पेयर और बच गया, अमोनिया यहाँ ना देकर इसको दे d के अंदर, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बनेगी, sp
के दो एक डी का sp2 और पैरामैग्नेटिक करैक्टर पड़ा रहेगा। बट ये तो क्या था, एक आइडिया था, बट जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो इस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ये एक उसकी लिमिटेशन भी है। तो ये क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कुछ कॉम्प्लेक्सेस थे जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करके स्टडी किए हैं। अब उसकी लिमिटेशन देखते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक तो यही लिमिटेशन होगी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऊपर के इस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन क्या होगी, पहले तो ये होगी, दूसरी कि जो ये थ्योरी थी इसने मैग्नेटिक मोमेंट का टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी होती है ये भी नहीं बताया था, कि मैग्नेटिक मोमेंट की वेरिएशन कैसे होती है टेम्परेचर के साथ, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया था। तीसरा, टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी होता है ये भी नहीं बताया था, ये भी इसकी क्या थी, लिमिटेशन की वैल्यू होती है। थर्ड क्या थी, इसने ये भी नहीं बताया, अभी इसने ये तो बता दिया था, देखो अभी अपन ने पढ़ा कि कुछ एक लिगेंड में वैरी होती है, कुछ में नहीं होती। अमोनिया जैसे लिगेंड हैं, सीएन जैसे लिगेंड हैं, उनको स्ट्रॉन्ग फ्रेंड लिगेंड का इन्होंने नाम दे दिया वैलेंस बॉन्ड करने ने बताया इनके अंदर पेयरिंग होगी। हालांकि जो हैलाइड्स हैं या फिर जो वाटर लिगेंड्स हैं उनके अंदर क्या होगी, पेयरिंग नहीं होगी। बट ऐसा होता क्यों है, इसका कारण नहीं बताया था कि वाटर को इन्होंने वीक लिगेंड माना, हैलाइड्स को इन्होंने वीक लिगेंड माना, इनको स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना, क्यों? तो इसका भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, करैक्टर को भी, लिगेंड्स के करैक्टर को भी। ये करैक्टर्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। फोर्थ लिमिटेशन क्या थी, इस थ्योरी ने ये भी नहीं बताया, कुछ एक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो लेबाइल होते हैं, मींस उनके जो लिगेंड्स लगे हुए हैं मेटल के अंदर, जो मेटल के अंदर ये जो लिगेंड्स लगे हुए हैं ये इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं अदर लिगेंड्स से। उन्हें क्या बोलते हैं, इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाए, चेंज हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, लेबाइल। अगर ना हो तो इनर्ट। इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कॉम्प्लेक्सेस के किसी भी इनर्ट और लेबाइल करैक्टर की बात ही नहीं की, इसको स्टडी ही नहीं किया था। जो फिफ्थ लिमिटेशन है वो ये है कि इसने स्टेबिलिटी भी नहीं बताई थी कंपाउंड की, जो कंपाउंड कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल है, रिलेटिव स्टेबिलिटीज का इन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया था। तो ये क्या थी, इस कंपाउंड की इस थ्योरी की क्या थी, लिमिटेशंस थी। अब एप्लीकेशंस आती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, एप्लीकेशंस क्या होती हैं ये तुम खुद पढ़ोगे, तुमने प्लस 2 के अंदर पढ़ा भी होगा या अभी हम केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं कि जैसे लैंथेनम्स हैं, एक्टेनॉइड्स हैं, इनकी एक्सट्रैक्शंस करने के लिए हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को यूज़ करते हैं, हैवी वाटर को चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं, हमारी मेडिसिन के अंदर भी यूज़ हो रहा है, या हमारी बॉडी में कोई मेटल ज़्यादा अमाउंट में हो उसको बाहर रिमूव करने के लिए कोऑर्डिनेशन ADTA इथाइलिन डाइमैन टेट्राएसिटेट एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ एक एप्लीकेशंस हैं वो तो खुद करोगे। और ये चैप्टर जो हमारा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का, ये आज कंप्लीट होता है। थैंक यू।